Currently, more of the startups are hiring the individual on the basis of the specific technologies. फर्स्ट ईयर में आओ, सब कुछ एक्सप्लोर करो, सब कुछ। So, good morning everyone. Welcome to our अनुभव इंटरव्यू। और आज जो हमारे साथ है उनकी तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग आनंद सर। आनंद सर हमारे ओएसएस क्लब के एक्स सेक्रेटरी हैं और इनका डीबी में जॉश बैंक में प्लेसमेंट लगा है। और आज ये इंटरव्यू डीबी स्पेसिफिक और क्लब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के स्पेसिफिक ज़्यादा होगा। तो सर अभी तक में आपके 4 साल में किस तरह का कैंपस लाइफ रहा है? So starting from the first year we are the COVID batch. So हम लोगों ने घर से चीज़ें स्टार्ट की, ऑनलाइन में सब कुछ करना चाहा। So फर्स्ट ईयर में ही मैं क्लब में आ गया था, तो सीनियर से ज़्यादा इंटरेक्शन और पता चला कि आगे कॉलेज में क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। और फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम होता था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ट्राई करी। CP, वेब डेव, ML वगैरह की फील्ड उतनी ज़्यादा नहीं थी। AR/VR थोड़ा बहुत ट्राई करा, थोड़ा बहुत एंड्रॉयड एप्लीकेशन ट्राई करे। उसके बाद फिर एक साल बाद कॉलेज बुला लिया गया, तो लगा कि हाँ कुछ तो होगा, बट इट्स लाइक वी आर ट्रीटेड लाइक अ फीस, नो वन केयर अबाउट अस। एंड देन सेकेंड ईयर में तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा था कि कॉलेज में आने के बाद ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो अलग कर लेंगे, बट टाइम बहुत जल्दी बीत गया और खुद की डेवलपमेंट उतनी अच्छे तरीके से हुई नहीं। बट गोज इन थर्ड ईयर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देन अगेन द इंटर्न्स, दोनों चीज़ों को मैनेज करना अच्छा था। एंड देन फोर्थ ईयर कुछ भी नहीं, सिर्फ बी प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट था। सर तो आप ओएसएस क्लब के सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो आपने ओएसएस क्लब क्यों चुना? स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैं 3-4 क्लब्स में था, और ऑनलाइन में किसी भी क्लब का एक्टिव होना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इवेंट्स कराना इज अ मच टफर टास्क। सो उस समय भी इनर 5.0 हो गया था, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइज करना इन पर्सन ही काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम होता है। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं एक ऑफलाइन टू ऑनलाइन इवेंट में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली। सो मुझे लगा कि हाँ, अगर कुछ लोगों का ग्रुप एक इतना बड़ा इवेंट करा सकता है, तो यार मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि हाँ मैं इतना कैपेबल बन सकूँ खुद को कि हाँ मैं ये करा सकता हूँ। और एंड अगेन फर्स्ट ईयर में मैंने अक्षय सर को देखा था, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द ओएसएस क्लब एंड देन द GDS लीड। मुझे लगा कि हाँ ये एक इंडिविजुअल है जिनकी तरह हम बन सकते हैं। सो ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। एज अ क्लब सेक्रेटरी आपने मतलब आप इंटर्न्स में भी अप्लाई कर रहे थे और एज अ सेक्रेटरी तो आप सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे थे? Being a club secretary, you have to organize each and every event which you are capable of. And then again, being a student, you have to go through your interns, and you also here for a specific or a good placement. मेरी तो was quite fortunate that मेरी intern मेरे सेक्रेटरी पीरियड से थोड़ी सी पहले आकर मिड में लग गई थी, ताकि मेरा जो मेन इवेंट था वो तो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। बट हाँ, आपको एज इन टीचर्स के साथ जा कर के कोऑपरेट करके फाइल साइन करवाने में ऊपर से, मतलब आप एक ही फाइल को लेके 4 बार दौड़ रहे होते हैं, और उसके बाद रूम पर आने के बाद रियलाइज़ होता है कि हाँ आपके पास अभी कुछ नहीं है। तो अपने आप को फिजिकली ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर करना होता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो, नहीं तो एक चीज़ पीछे छूट जाती है। आपने बताया कि आपको फाइल लेके यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह से आपने सारी चीज़ें हैंडल की? Within a year, you have to organize 3 or 4 major events, and then you can go approx 4 to 5 more mini events. You have to go for a file for each and every event, and then the process repeats again and again for a single file. You have to go to the club in charge, and then they make some improvise, they provide some changes, and then you have to make it. You can't lose your patience there. You have to wait. You have to wait for your faculty in charge to be free. You have to wait for the JD to be free. You have to go and then wait for a long time. I think the patience is the key that you can have to handle all these things. आपके साथ जो आपकी ओएसएस की पूरी फैमिली थी, तो आप
एक साथ सारे इवेंट्स वगैरह को हैंडल कर रहे थे, तो किस तरह से आपका पूरा कल्चर वहाँ पे था, किस तरह से आपने handle किया आपके फ्रेंड्स के साथ? एज इन हमारे टीज में जो टीम थी हम 5 लोग ही थे, और फर्स्ट ईयर से ऐसा था कि ओएसएस एक फैम है जहाँ पर सभी लोग एक साथ रहते हैं। ऑनलाइन में भी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई थी, और ऑफलाइन में आने के बाद जब हमने देखा कि लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कॉलेज से निकलने के बाद, एक इवेंट कराने के बाद, तो फील हुआ कि हाँ इट्स एक्चुअली ए फैम डेट। काफ़ी दुख होता है जब एक इंसान दूसरे से बिछड़ रहा होता है। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर में वो 5-6 लोग काफ़ी ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। सो अपार्ट फ्रॉम द क्लब वही 5 लोग थे जो पूरे एकेडमिक टाइम में भी या फिर दूसरे समय में भी एक दूसरे के साथ रहते थे। एंड majority of people are from the comp, so it doesn't make any difference for the academic and this club part. And yeah, I think जितनी छोटी टीम होती है, मतलब अप्रॉक्स 5-6 लोगों की, उतना ज़्यादा बेटर होता है एज अ टीम क्लब्स को में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाना। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे एक साथ हैंडल किया? These are two different terms when you are outside the college. Inside the college, you have to create your professional life, being with your personal one. So, I think if your partner is supportive enough, then you can both create your professional life in a more efficient way. So, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर कंफर्टेबल है, आपका पार्टनर सपोर्टिंग है, तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल कॉलेज में अलग अलग रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप दोनों साथ में चीज़ें ट्राई कर सकते हो, चीज़ें पढ़ सकते हो साथ में बैठ करके, और एक जो अलग अलग वेरियस कंपनीज में अप्लाई करो, किसी न किसी का तो हुआ, कहीं ना कहीं तो होगा। सो एक दूसरे को सपोर्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी एक का हो गया दूसरे का नहीं हुआ तो इतना लाइक कि आई एम सुपीरियर एंड आई एम द इंफीरियर, ऐसा नहीं फील करना चाहिए। कमिंग टू द इंटरव्यूज, आपने डॉश बैंक में इंटरव्यू देखा था, पहले आपका इंटर्नशिप था और फिर आपका PPO बताया, प्रोसेस बता दीजिए कि किस तरह से इंटर्नशिप लगी थी आपकी? ओके, सो बेसिकली हमारे टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट आई थी डच में, तो नवंबर के समय कॉलेज में आई थी, जिसमें उन लोगों ने सभी को अलाउ किया था ये टेस्ट देने के लिए। उसमें करीब 327 और 330 पीपल अपीयर हुए थे, जिसमें से उन लोगों ने करीब 20 और 24 पीपल शॉर्ट लिस्ट किया था। उसके बाद 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे, जिसमें पहला टेक्निकल राउंड था। तो मेनली लोग कहते हैं कि जितने टेक्निकल राउंड्स होते हैं वो सारे CP ओरिएंटेड होते हैं, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे टेक्निकल राउंड में CP क्वेश्चंस नहीं, बट मोर ओवर डेव राउंड हुआ, तो मेरे से रिएक्ट पर मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस हुए। उसके बाद दूसरा राउंड मैनेजरियल राउंड था, जिसमें सेम मेरे प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा डिस्कशंस हुए, और थोड़े बहुत ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चंस कि आप अपनी टीम को कैसे हैंडल कर सकते हो, आप अपनी टीम में अगर एक बंदा है अवेलेबल के साथ, एंड देन द HR राउंड। या तो फर्स्ट राउंड में हम लोग 7 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे मैनेजरियल राउंड के लिए, एंड देन मैनेजरियल राउंड से 6 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, और या फाइनल 6 लोग मिला, जिसमें से 5 लोग को PPO मिला था। कोई ऐसे गूगली सवाल थे उसमें जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पहले सोचना पड़ा था, फिर जाके आप जवाब दे पाए? जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने, मैंने पर्सनली 2-3 इंटरव्यू सीनियर्स के थ्रू प्रिपेयर किया था खुद को, तो ऐसे कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं था, बट हाँ मेरे मैनेजरियल राउंड में जो इंडिविजुअल था उसने पूछा कि आपने कोई ऐसा टास्क बताओ जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर, देन यू आर एबल टू कम अप विद एफिशिएंट सॉल्यूशन। मैंने उसे चीज़ें बताई, बट देन ही suddenly goes to the US Army, and then he goes on describing all these things what happened there and there, and it took about 15 to 20 minutes, then he is just going on and on. That's the interesting part which happens in my interview. आपके इंटरव्यू के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड थी, रिक्वायरमेंट्स और जितना आप डिलीवर कर सकते थे उसमें कितना डिफरेंस था? कोई भी कंपनी फ्रेशर्स से ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करती until or unless वो एक स्टार्टअप ना हो। So you have to go with the basic things, the DSA portion, OOPS, DBMS, and a little bit of CM. That's enough for you getting a intern in the college at least. And if you are going to apply outside the college off campus, you have to be specific in our technical domains.
So currently more of the startups are hiring the individual on the basis of the specific technologies. So if you are good enough in a specific one, then you can go on and apply a lot of things, apply a lot of startups. And yeah, I think I was on a same level that the company was expecting. There's not so much of a difference, but yeah, I will say that I will more inclined to the web dev side. So that's the plus point for me. आपने मेंशन किया कि आप वेब डेव में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो उसके लिए आपने कहाँ से पढ़ा था एंड कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे? फर्स्ट ईयर में सीनियर्स ने कहा कि हाँ सीपी कर लो, सीपी के थ्रू प्लेसमेंट लग जाती है, सीपी के थ्रू इंटर्न्स लग जाती हैं। मैंने कहा ठीक है, सीपी स्टार्ट करिए। हैकर रैंक कंप्लीट किया, इस पर आया, कोड फोर्सेस पर आया, मतलब बट उतना मज़ा नहीं आता। फिर कहा कि नहीं, सीपी के थ्रू नहीं, वेब डेव के थ्रू भी लगती है, तो वैसे से क्लासेस वगैरह अटेंड करें। तो मुझे वेब डेव मोर बेटर लगा एज कम्पेयर टू सीपी। सो मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था। फिर सेकेंड ईयर में डोमेन चूज़ करा कि हाँ अब तो करूँगा ही, बट पता चला कि बीएससी करना भी कंपलसरी है, तो वो भी सेकेंड ईयर में शुरू करा। फिर धीरे धीरे रिएक्ट और नोड.जेएस वगैरह की तरफ इंक्लाइन हो गया। रिसोर्सेज की बात करें तो तुम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो करने के लिए। HTML CSS कोई भी 6 घंटे 7 घंटे की वीडियो देख के तुम कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें JS पढ़नी है तो 100 डे ऑफ JS या नमस्ते जावास्क्रिप्ट करके प्लेलिस्ट है, वो काफ़ी प्यारी है। उसके अलावा अगर तुम्हें रीड करनी है चीज़ें तो javascript.info करके एक वेबसाइट है जिस पर जावास्क्रिप्ट की हर एक चीज़ है। एंड देन यू डोंट नो JS, काइल सिम्पसन, प्यारी बुक है, बहुत ज़्यादा प्यारी। इससे अच्छा जावास्क्रिप्ट का एक्सप्लेनेशन कोई और नहीं दे सकता। थर्ड ईयर में आके मैंने वो बुक पढ़ी और लगा कि हाँ लिटरली मुझे उस समय भी जावास्क्रिप्ट नहीं आती थी। एंड रिएक्ट और नोट करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं यूट्यूब पर भर के। तुम कोई यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस करेंटली दैट यू कैन लर्न फ्रॉम। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें रिसोर्सेज पता होते हैं, हमें पता होता है कि हमें कौन से पाथ में जाना है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि जो भी सपोज कोई भी पढ़ा रहा है ट्यूटोरियल में, वो तो अपने एक माइंडसेट से पढ़ा रहा है। हमें हमारी माइंडसेट कैसे बिल्डअप करनी है अलॉन्ग विद दैट क्रिएटिविटी विच इज़ रिक्वायर्ड, कि हमें हाँ इस तरह से वेबसाइट बनानी है या फिर इस तरह से हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ करनी है। किसी भी वीडियो को देख करके उससे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना मेरे तरफ से। एज उसने वो कोड कर रहा है उसके साथ तुम भी कोड कर रहे हो, ठीक है, बट यू हैव टू फोकस मोर ऑन द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट कि हाँ कि इस स्पेसिफिक लाइन के लिखने से कौन सा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है और वो कॉन्सेप्ट मैं किस किस तरीके से दूसरे प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तुमने एक चैट वेबसाइट्स बना रहे हो तो उसके लिए बेसिक क्या है, उसके लिए बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं जो तुम्हें चाहिए, ठीक है, तो वो तुम देखो और तुम उस चैट के स्पेसिफिक फीचर को किसी दूसरी जगह कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एज तुमने पहले एक चैट एप्लीकेशन बनाया, फिर तुमने लगा कि हाँ मैं एक अमेज़ॉन की वेबसाइट बनाऊंगा जहाँ पर मैं अपने यूज़र्स को हेल्प करने के लिए उनके साथ चैट इनेबल कर सकता हूँ। तो तुम एक स्पेसिफिक फीचर दूसरी जगह कैसे इनेबल कर सकते हो, तुम्हें इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर दैन द कोड पार्ट। ऑनेस्टली आजकल इंटरनेट पर सारे कोड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि उन कोड को कहाँ पर लिखना है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है अच्छे तरीके से। तो focus rather than focusing on the specific code, you have to focus more on the concepts which the teachers are been teaching. And अगर आपको एक वीडियो पसंद नहीं आती, आप दूसरी देखो, दूसरी नहीं पसंद आती, तीसरी देखो, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, you can't get rid of it. तो अकेड्स, प्लेसमेंट्स और क्लब और पर्सनल लाइफ, ये चारों चीज़ें एक साथ कैसे? अकेड, प्लेसमेंट, ये दोनों कॉम के लिए तो कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत साथ में, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि चीज़ों का ओवरव्यू प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, और वो तुम्हारी इंटर्न या तुम्हारे इंटरव्यू प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तुम्हें और डीप नॉलेज चाहिए तो तुम्हें फिर बाहर से पढ़ना पड़ता है। हमारे सेकेंड ईयर में DS से है, सेकेंड ईयर में ऊप्स है, फिर थर्ड ईयर में कंप्यूटर नेटवर्क्स है, थर्ड ईयर में DBMS है। तो सब्जेक्ट्स तो हैं हमारे, तो एकेडमिक और प्लेसमेंट्स पैरेलल में चल सकती है। क्लब्स के लिए तुम्हें अपने टीचर्स के पास जाना ही पड़ेगा। सो हर चीज़ को करने के लिए
तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक टाइम है। अगर तुम सुबह उठे, तुम्हें प्लान करना है कि तुमने पूरे दिन करना क्या है। तुम्हें 9 से 5 एकेडमिक करनी है, एकेडमिक के बीच अगर तुम्हारे पास टाइम बचा तो उसी में क्लब्स की फाइल्स वगैरह साइन करनी है। एंड देन अगर तुम्हारी मतलब ऑब्वियसली सबकी पर्सनल लाइफ होती है, तुम्हें उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम्हें कितना टाइम किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है। तुम्हें पर्सनल लाइफ सुबह में देना है, उसके लिए टाइम शाम को देना है। ऐसा नहीं कर सकते कि तुम पूरे दिन उसी में लगे हुए। एंड देन पढ़ना तो है तुम्हें, जब तक तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं रहती। इवन उसके बाद ही पढ़ सकते हो मतलब। तो थर्ड ईयर तक तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग दिन भर में 2 घंटे देने चाहिए अपनी प्लेसमेंट या अपनी डेवलपमेंट के ऊपर कि हाँ हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। डिसाइड करो तुम्हें पूरे दिन में क्या करना है, किस चीज़ को कितना समय देना है, और उसके हिसाब से काम करो। दूसरी चीज़, मेरे हिसाब से टाइम टेबल मैं नहीं फॉलो कर पाता, ठीक है। इसलिए 1 वीक का सब कुछ बनाना मेरे हिसाब से फिजिबल नहीं था, ठीक है। इसीलिए मैंने ये डे वाला कॉन्सेप्ट निकाला कि सुबह उठो, जब उठ रहे हो तो सोचो कि आज पूरे दिन क्या क्या टास्क हैं तुम्हारे और कितना टाइम दे सकते हो घर से। आपकी सीजीपीए कितनी है सर? क्यूमुलेटिव 8.96। सीजीपीए की जो इम्पोर्टेंस है, आपने अकेडमी संभाले, आपने प्लेसमेंट से की, तो फिर जब हम ऑन कैंपस रहेंगे तो सीजीपीए की वैल्यू ज़्यादा मायने रखती है। हाँ मतलब जब 4th ईयर में कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं, बहुत सारी कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें एक मिनिमम एसजीपीए होल्ड करनी है, ठीक है, फर्स्ट ईयर। एंड देन अगर तुम्हें डिफेंस में जाना है तो जो नॉर्मल कट ऑफ्स होते हैं जैसे टीईएस होता है, इन सब के लिए एसजीपी वगैरह के साथ एसजीपी के अकॉर्डिंग कट ऑफ्स होती है। हमारे कॉलेज का जो कन्वर्जन रेट है परसेंटेज में वो 8.9 है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी एसजीपीए अभी रिसेंटली टीईएस में तो उसमें 83% कट ऑफ गया था कॉम का। तो अगर तुम्हें 83% चाहिए, तुम्हारी एसजीपीए होनी चाहिए 9.3। तो अगर तुम्हें डिफेंस में जाना है, अगर तुम्हें हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो तुम्हें अपनी एसजीपीए मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अच्छी, एबव 9, ठीक है। रादर दैन तुम 8.5 के एबव कर सकते हो, क्योंकि 8.5 के एबव ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अलाउ कर सकती हैं। ऑफ कैंपस एसजीपीए का उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। डिसेंट, क्योंकि डिसेंट एसजीपीए ऑन कैंपस चल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑन कैंपस कंपनीज जब शॉर्ट लिस्ट करती हैं तब उसमें भी फर्क पड़ता है। हमारे फ्यूचर एफीस वगैरह आ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? फर्स्ट ईयर में आओ, सब कुछ एक्सप्लोर करो, सब कुछ भी मत छोड़ो। क्लब्स के इवेंट्स में जाओ, अटेंड करो, कुछ भी कोई भी क्लासेस ले रहा है जाके पढ़ो, कोई भी टेक्नोलॉजी तुम्हें मन कर रहा है सब कुछ ट्राई करो। सीपी, वेब डेव, एमएल, AR/VR, मोबाइल ऐप डेव ट्राई करो, सब कुछ। फिर जो अभी करेंटली सेकेंड ईयर में, ऑब्वियसली तुम्हें डीएससी स्टार्ट कर देनी चाहिए अब इस पोजीशन पर, ताकि थर्ड ईयर में आएगा तुम अच्छी इंटर्न वगैरह अप्लाई कर सको। एंड देन अगर तुम चाहते हो कि तुम थर्ड ईयर में जाके अच्छी सेक्रेटरीज की पोजीशंस को होल्ड करो, तो या यू हैव टू वर्क थ्रू आउट द सेकेंड ईयर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करो सेकेंड ईयर, ताकि जा कर के अच्छे तरीके से और अपने आप का बना। थर्ड ईयर्स जो नए सेक्रेटरीज बनेंगे उनके लिए अब तुम्हारी गलती और तुम्हारे क्लब की गलती भी तुम्हारी गलती है, तो वो सोचो। एंड देन जो बाकी बंदे हैं वो ऑब्वियसली इंटर्न के लिए पढ़ाई शुरू कर देंगे। सो अभी सब कुछ छोड़ के पढ़ाई कर लो, एकेड थोड़ा बहुत इम्प्रूव करो। एंड देन फोर्थ ईयर जो तुमने अभी तक छोड़ दिया है वो सब कुछ कर लेना। प्लेसमेंट लगने के बाद यू आर फ्री, तुम सारे स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो करो। घूमने जाओ, कॉलेज में रह रहे हो तो कॉलेज में हर एक इवेंट में जाओ, कुछ भी मत छोड़ो। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से निकलने के बाद रिग्रेट कर रहे हो कि हाँ मैं तो लास्ट ईयर नहीं करना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली अगर कोई पसंद है तो फोर्थ ईयर में जाके अप्रोच कर लो। काफ़ियों को ये डाउट रहता है कि जो हम अकेडमी में पढ़ रहे हैं और जो हम प्लेसमेंट्स के लिए पूछते हैं, मे बी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स, उसमें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आउटडेटेड सिलेबस एंड करंट सिलेबस वगैरह जो पूछना चाहिए, तो इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं? कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। एज तुम सिर्फ
पता नहीं कर सकते ग्राफ क्या होता है, नहीं तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए वेरियस अप्रोचेस क्या हो सकते हैं। तो हमारा जो करंट सिलेबस है उसमें ये है कि हमें मोरओवर थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे जितने प्रैक्टिकल्स भी हैं वो भी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को टैकल करना लर्न करना है। इसलिए इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहुँचने के लिए तुम्हें वही कोड फोर्सेज, हैकर रैंक, इन सब की वेबसाइट्स हैं। उसके अलावा तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रैक्टिस होती है, वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक इंटरव्यू प्रोसेस में। तो एकेड तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, बट हाँ कंपनी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना मस्ट है। तुम्हें ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना चाहिए। अभी कॉलेज का ट्रेंड मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बदल गया है कि लोग सेकेंड ईयर में आने, थर्ड ईयर आने के बाद मोर ओवर इंटर्न्स पर फोकस ज़्यादा करने लगे, क्योंकि हाँ अभी 2 साल तक मार्केट डाउन था, सबकी हालत ख़राब है, लगेगी कि नहीं लगेगी। बट उन सब चीज़ों के साथ भी जो मैं नहीं कर पाया, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना, हैकेथॉन्स में जाना, वहाँ पर चीज़ों को देखना, समझना, ये चीज़ मैंने मिस कर दी, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आने वाले लोग करें। कि हाँ तुम्हारे रिज्यूमे में वो भी, इसके अलावा तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक आखिरी सवाल सर, ये हम इस साथ हमने किया है कि जो भी यहाँ पे हम हमारे साथ आते हैं उनसे ये सवाल पूछे कि कौन सा एक प्रोडक्टिविटी ऐप आप यूज़ करते हो ऑन योर फ़ोन और ऑन योर लैपटॉप, या फिर एक्सटेंशन या एनीथिंग, एनी सॉफ्टवेयर टूल जो मे बी ओपन सोर्स हो, मे नॉट बी, जो जनरली लोग यूज़ नहीं करते। तो नोशन तो बेस्ट ऐप है आपको नोट्स बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने के लिए, अपने टास्क याद करने के लिए, सबसे बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप क्रोम एक्सटेंशंस की बात कर रहे हैं तो हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आजकल बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। अगर तुम सीपी कर रहे हो तो एल्गोरिथम विजुअलाइजर करके एक वेबसाइट है जो किसी भी प्रॉब्लम का बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज करके बताती है, पूरी तुम्हारा सॉर्टिंग, सर्चिंग और कुछ भी, सब कुछ बहुत प्यारे तरीके से। उसके अलावा एक मोनिका एक्सटेंशन है जो कि तुम्हें पेपर वगैरह राइट करने में, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, सर्च करने में भी अलग अलग वेबसाइट्स पर तुम जाके सर्च कर सकते हो। तो इट प्रोवाइड्स अ समराइज्ड व्यू एंड या ये 2 एक्सटेंशन थे जो मैं सच में इस्तेमाल करता हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए। इसके अलावा एक फ्रंट एंड मास्टर्स करके वेबसाइट है, लोग काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज खरीद भी रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट वगैरह के लिए, बैकएंड के लिए। फ्रंट एंड मास्टर्स करके वेबसाइट है जहाँ पर बहुत अच्छे डेवलपर्स ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा रखी हैं और वो ऑलमोस्ट सारे फ्री हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो सारी चीज़ें फ्री हैं। उस पर काफ़ी अच्छे कोर्सेज तुम मोर ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए ये 3 जो थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी। Thank you so much and thank you for your time, sir.